विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें पहला सवाल है कि एक समभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश है। तो ऐसे सवालों में हम याद रखेंगे कि एक समभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होगा 360 बटे एक बाह्य कोण की माप। तो यहाँ पर एक बाह्य कोण की माप 24 अंश दी गई है, तो इसलिए भुजाओं की संख्या तो 360 बटे 24। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अगर इसको काटना हम चाहें तो यहाँ पर इसको 6 से काट दे तो 6 चौके 24, और ये 6 छंग 36 60, फिर 4 से 4 एकम 4, 4 से 15 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार से 15, इसमें भुजाओं की संख्या 15 होगी। इस प्रकार हम दूसरा सवाल देखें, इसमें है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में यह एक वर्ग के आकार का होगा। तो जिस प्रकार से एक वर्ग में जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर पौधों की संख्या ज्ञात करना। तो ऐसे सवालों में हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम जैसे देखें 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 से इसका भाग लेंगे, 405 बार जाएगा, फिर 405 में 5 का 81 बार, फिर 3 का 81 में 27 बार, फिर 3 का 27 में 9 बार, 3 का 9 में 3 बार, और 3 का 3 में। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंडों की जो जोड़ी बन रही है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की 3 जोड़ी बन रही है, तो 3 गुणित 3, और यहाँ पर हम देखें कि पहले 5 है तो 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल होगा इसका, तो यहाँ पर 5 में से एक 5 आ गया, 3 में से एक 3 आ गया, और इस जोड़ी में से एक 3, तो इस पर 5 दिए 15 दिए 45। तो अर्थात 45 पेड़ प्रत्येक पंक्ति में होंगे। इसी प्रकार का एक सवाल आ सकता है जिसमें हमको ABC अक्षरों के मान ज्ञात करना हो। तो जहाँ पर अज्ञात संख्या A, B और C दिया गया है, तो यहाँ A और B और C की जगह क्या आना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हम देखें तो इसमें हमको 5 में कौन सी ऐसी अंक जोड़ा जाए इसमें कि जिससे 4 आ जाए। तो यहाँ अगर हम देखें 5 में 9 जोड़ते हैं तो 5 और 9 14 होता है, फिर हासिल का यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसकी जगह कितना रखा जाए कि यहाँ पर इसमें 3 जोड़ने पर 8 आ जाए। तो यहाँ 1 और 4 5, 5 में 3 जोड़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर A की जगह 4 हो जाएगा, B की जगह 9 हो गया, और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर 9 आ रहा है। तो यहाँ पर C के स्थान पर क्या रखा जाए कि इसका योग 9 हो जाए। तो यहाँ पर हम देखें तो C के स्थान पर 7 रखने पर 9 होता है। तो अर्थात A का मान 4 हो गया, B का मान 9 हो गया, और C का मान 7 हो गया। इसी क्रम में हम अगला सवाल देखें तो इस सवाल में कि सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से 85 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 85 का वर्ग अगर हमको एकाधिकन पूर्वेण से अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 85 का वर्ग बराबर 85 गुणित 85 लिखा। अब यहाँ पर हम इकाई के अंकों का गुणा आपस में करेंगे तो 5 और 5 25 हो गया, और एकाधिकन एक अधिक करना है, मतलब 8 में एक इसको जोड़ा जाए तो 9 बनेगा। तो 9 8 72। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाई और हमने 72 लिखा। तो ये जो इनका वर्ग हो जाएगा 7225। तो 85 का वर्ग हो जाएगा 7225। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से जब ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे 2304 है तो दाहिनी तरफ से हम जोड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ 0 4 एक जोड़ी में आ गया, 23 आ गया एक जोड़ी में। अब 4 का हम भाग दें तो 4 चौके 16, तो 23 में से 16 घटाए तो 7 बचेगा। अब अगली बार में जब आते तो यहाँ पूरी जोड़ी आती है। तो ये 4 चौके 16 हुआ है, अभी 4 में 4 जोड़ने पर 8 होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 8 आ गया, और यहाँ 704 संख्या बनी। तो अब इस 8 के बाजू में कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए कि जिसका उतनी ही बार गुणा करने पर 704 आए। तो अगर हम देखें तो 88 में अगर हम 8 का गुणा करते हैं तो ये 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 8 64 और 6 70। तो इस प्रकार से 704 आता है। तो यह भाग विधि से इसका वर्गमूल जो ऊपर संख्या आई वो उसका वर्गमूल होगा। तो 2304 का वर्गमूल 48 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि
यदि किसी बहुलक में 6 शीर्ष और 12 किनारे हैं तो आयलर सूत्र की सहायता से उसके फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आयलर सूत्र होता है F धन V बराबर E धन 2। तो यहाँ अगर हम देखें तो V का मान जो फलक वर्टेक्स या शीर्ष हैं 6 है, E एजेस यानी किनारे कितने हैं 12 है, और F का मान ज्ञात करना। तो इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो F धन 6 बराबर 12 धन 2, F धन 6 बराबर 14, तो 14 में से 6 घटेगा तो 8। तो इस प्रकार से इसमें फलकों की संख्या 8 हो जाएगी। यही हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल हम देखें, अगर वैदिक विधियों में एक देखें कि सूत्र एक न्यूनन, अब ये न्यूनन यानी कम करना है, एक न्यूनन पूर्वण विधि से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 99 का वर्ग अगर ज्ञात करना है तो 99 का वर्ग अर्थात 99 गुणित 99, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखें कि इसमें उत्तर का जो बायां भाग होगा तो 99 का एक न्यूनन होता है 98, तो यहाँ पर ये 98 आ गया। और उत्तर का जो दायां भाग होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 99 में से 98 को घटाएंगे, तो ये घटाने पर क्या आता है, 1 आता है, 0 1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 0 1 लिखा, मतलब हमको यहाँ पर इसमें से 1 कम करके यहाँ पे लिख देना है और इसमें से इसको घटाने पर जो आता है उसको यहाँ लिख देंगे। तो यही उसका एक न्यूनन पूर्वण विधि से उसका वर्ग ज्ञात हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है जिसमें भुजाओं की संख्या 9 है। तो जब इस प्रकार से अगर भुजाओं की संख्या दी गई हो तो बाह्य कोण की माप के लिए भुजाओं की संख्या बराबर होता है बाह्य कोण की कुल माप बटे बाह्य कोण की माप। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भुजाओं की संख्या 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दिया हमने भुजाओं की संख्या के स्थान पर 360 बटे x। तो x का मान ज्ञात करना, तो x यहाँ से अगर यहाँ ले आएँ और 9 को यहाँ से हम यहाँ पक्षांतरित कर दें तो x बराबर 360 बटे 9। इसका अगर हम सरल करेंगे तो 9 चौके 36 अर्थात 40। तो यहाँ पर x बराबर 40 अर्थात उसका बाह्य कोण जो होगा वो 40 हो जाएगा। अब अगला, कई बार आयलर सूत्र का सत्यापन करने के लिए सवाल आ सकता है। तो आयलर सूत्र का सत्यापन करना है, यदि हमको f बराबर 6, v बराबर 8 और e बराबर 12 दिया तो हम क्या करेंगे, जो आयलर सूत्र होता है उसका जो बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष जो LHS या बायां पक्ष उसको कहें तो F धन V होता है, तो इसको जोड़े तो 14 आता है। और इसका जो दाहिना पक्ष है तो इसको RHS हम कहेंगे, या दायां पक्ष तो E धन 2 बराबर, तो 12 यहाँ दिया गया तो 12 धन 2, तो हम देख रहे हैं कि दोनों 14 आ रहा है, मतलब आयलर का सूत्र इसके लिए इस प्रकार से सत्यापित होता है। इसी प्रकार हम एक वैदिक गणित पर आधारित इन सवालों में इस प्रकार, जैसे Q यहाँ पर 2 बार दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ Q दोनों जगह जो दिया गया है तो एक ही संख्या आएगी, यह उत्तर में निश्चित होता है। तो यहाँ ऐसी कौन सा अंक हम लिखें कि जिसको जोड़ने पर ये जो दी गई है वो संख्याएं आती जाए। तो यहाँ 8 धन 3 11 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 8 में 3 जोड़ने पर 11 हो गया। फिर इसी प्रकार से हम देखें हासिल का 1 आएगा, 1 और 1 2 और 8 10, तो यहाँ पे 0 भी आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ Q बराबर इसका उत्तर हो जाएगा 8। अगले सवाल में हम देखते हैं कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A का मान 70 अंश दिया गया है, तो हमको शेष सभी कोण ज्ञात करना। तो जब समांतर चतुर्भुज पर आधारित कोई सवाल आता है जैसे ABCD, यहाँ ये कोण 70 अंश का दिया है, तो हमको समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं, पास पास के कोण होते हैं, उनका योग 180 अंश होता है। तो यहाँ A धन D मतलब A धन D बराबर 180 अंश होगा। तो A का मान 70 है तो 70 लिख दिया। D का मान कितना होगा, तो D बराबर 180, इसमें से 70 घट जाएगा तो 180 × 70 तो बराबर हो गया 110। इसी प्रकार हम देखें ये भी दोनों आसन्न कोण है, तो A धन B बराबर भी 180 होगा, तो 70 धन B, क्योंकि A का मान तो यहाँ पर B का मान आ गया 110 अंश। अब हमको मालूम है कि D धन C भी होता है, या हम यहाँ दूसरा नियम भी लगा सकते हैं कि सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है, तो जितना A है उतना ही C होगा, जितना B आया उतना ही D होगा। तो इस प्रकार से हम चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एक संख्या दी गई कि 5929 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कि जैसे 5929 में पहले 7 का भाग देंगे, तो ये भाग दे देकर हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में अभाज्य गुणनखंड विधि से किया है। तो यहाँ पर इसका 7 × 7 × 11 × 11 ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे, और जोड़ी बनेगी तो इसमें से 7 लिख लिया, 11 में एक जोड़ी में से 11 लिख लिया, तो 11 7 77। इस प्रकार से उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अगला हम देखें कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441
मीटर वर्ग है। तो जब अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया और भुजा हमको ज्ञात करना हो तो यहाँ पर ये वर्गमूल पर आधारित है, तो हमको भुजा बराबर जो होगा क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग। यहाँ क्षेत्रफल दिया गया 441 बराबर भुजा का वर्ग, तो अब ये जो वर्ग है पक्षांतरित होता है, इसलिए भुजा बराबर 441 का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल। तो 441 का वर्गमूल अगर हम किसी भी विधि से ज्ञात करें तो 21 मीटर आएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 21 मीटर, उसकी एक भुजा का मान हो जाएगा। अगला सवाल हम देखें कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर वर्ग है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये भी यहाँ पर भी हमको वर्गाकार क्षेत्रफल है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें और जो आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण सवालों में आगे देखते हैं कि घातांकों पर आधारित सवाल। तो घातांक आधारित सवालों में एक जैसे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें यहाँ पर जो सवाल दिया गया है जिसमें 5 की घात m धन 5 की घात ऋण 4 बराबर 5 की घात 3 हो, तो इसमें हमको मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल में हम 5m, अब यहाँ धन की जगह ये भाग का चिन्ह होगा, ये भागित, तो यहाँ पर भी ये भाग रहेगा। तो घातांक नियम जो है, 4 नियम जो, तो भाग देने पर घातें क्या होती है, आपस में घट जाती है और गुणा करने पर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो भाग का चिन्ह अगर रहेगा, यहाँ मान लें कि हम घात धन के आधार में है, धन 4 है, तो भाग देने पर घातें घटती है। तो 5 की घात m भागित 5 की घात 4, तो 5 की घात भाग देने पर घटेगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m ऋण 4। फिर आधार समान है, अब यहाँ पर ये भी 5 है, ये भी आधार 5 है, तो आधार समान है तो घातें भी समान होती, तो इसलिए हम घातों को बराबर कर लेंगे। तो m ऋण 4 बराबर 3 कर दिया। अब इस 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये 3 धन 4 हो जाएगा। तो 3 धन 4 अगर हम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 7। तो m का मान जो होगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखें इस क्रम में कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 243 को गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाए। अब ये पूर्ण घन बन जाए मतलब घन बनाने में हमको 3 की जोड़ी की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले ऐसे सवालों में इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 243 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 3 से भाग जाएगा 81 बार, फिर 3 का 81 में 27 बार, 3 का 27 में 9 बार, 3, इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 3 यहाँ पर आ रहा है कुल 5 बार। तो यहाँ 3 की एक जोड़ी तो बन गई, पर ये इसकी जोड़ी बनाने के लिए हमको कितने 3 की ज़रूरत है। यहाँ पर 1 3 कम पड़ रहा है, तो 1 3 कम पड़ रहा है मतलब हमको इसको अगर 1 3 से अलग से गुणा 1 3 यहाँ गुणा कर दिया जाए दोनों तरफ, तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमारा उत्तर जो होगा 3 होगा, क्योंकि जो जितना कम पड़ रहा है वही हमारा उसका उत्तर होगा। अगला सवाल हम देखें कि ₹840 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 714 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा जो है 714 रुपये है, अंकित मूल्य उसका 840 और ऋण बट्टा, तो बट्टा को अगर हम इधर पक्षांतरित कर लें, इसको इधर ले आएँ, या बट्टा का सूत्र ऐसा भी बना सकते हैं कि बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। इसको जब घटाएंगे तो 126 रुपये आया। तो बट्टा प्रतिशत कितना हुआ, तो रुपये तो आ गया कि 126 रुपये का बट्टा मिला है, और बट्टा प्रतिशत कितना, तो 126 बटे 840 गुणित 100। तो जब इसमें कभी भी यहाँ नीचे जो रहेगा उसका अंकित मूल्य नीचे रहेगा, ऊपर जितना बट्टा है वो गुणित 100 हो गया। इसको जब हम सरल करेंगे, इसको सरल करने पर अंत में ये 15% आ जाएगा। तो 15% बट्टा उसमें दिया गया है। इसी क्रम में हम घातांक नियम पर एक सवाल और देखें कि 8 की घात ऋण 1 गुणित 5 की घात 3 बटे 2 की घात ऋण 4। इसको अगर हम सरल करना चाहें तो ये सरल करने पर क्या होगा, तो जब घात ऋण की होती है यहाँ एक नियम लगता है कि x की घात ऋण है, तो इसको हम 1 के बटे में लिख सकते हैं। तो ऋणात्मक घातों को उसका 1 के बटे में लिखते हैं तो धनात्मक में बदल जाते हैं। तो यहाँ 8 की घात ऋण 1 है, तो इसको धनात्मक में लाएंगे तो 1/8 बन जाएगा, या 8 नीचे आ जाएगा।
इसी प्रकार 2 की घात ऋण 4 ये नीचे ऋण में है तो ये ऊपर जाकर धन में बन जाएगी, अर्थात ऊपर आकर ये 2 की घात 4 बन गई। अब यहाँ जो संख्या है कि 5 का घन बराबर 125 होता है, 2 की घात 4 मतलब ये 16 होता है और नीचे कितना है 8। तो अगर 8 से इसको हम सरल कर लें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 125 गुणित 2 बराबर 250, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार घातांकों पर आधारित सवालों में एक और सवाल देखें कि ऋण 3 की घात m धन 4 गुणित ऋण 3 की घात 6 बराबर ऋण 3 की घात 7। तो यहाँ हमको m का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले जो सवाल में दिया गया है कि ऋण 3 की घात m धन 4 है गुणित ऋण 3 की घात 6 बराबर ऋण 3 की घात 7। हम देख रहे हैं कि आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जुड़ेगी तो m धन 4 धन 6, तो हमने ऋण 3 की घात m धन 4 धन 6 लिखा, बराबर में ऋण 3 की घात 7। तो 4 और 6 10 हो गया। तो ये अब आधार समान है, ऋण 3 दोनों तरफ है, तो इसलिए आधार को हटा देंगे तो ये m धन 10 बराबर 7। तो यहाँ पर 7 में से 10 घट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा ऋण 3। तो m बराबर इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 3। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो परीक्षा के हिसाब से आवश्यक हैं। इनका अभ्यास बार बार कर लें। और भी टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण सवाल लगेंगे उनको और अगले वीडियो में भेजा जाएगा। जानकारी बार बार इसका अभ्यास करें, अच्छी लगे तो शेयर करें।